नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। शिवांश स्टडी के यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय संविधान की सीरीज चल रही है और भारतीय संविधान की सीरीज में हम पढ़ रहे थे भारत के राष्ट्रपति के बारे में, जो कि भाग 5 भारतीय संविधान के भाग 5 में भारत की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का हिस्सा है। इससे पहले हम जो पढ़ चुके हैं भाग 1 भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में, भाग 2 नागरिकता के बारे में, भाग 3 मौलिक अधिकारों के बारे में, भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, भाग 4 क मौलिक कर्तव्यों के बारे में और भाग 5 अपने जो कि पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक आता है वो आता है भारत के राष्ट्रपति के संबंध में अपने अभी तक चर्चाएं कर रहे थे। अभी तक हमने जो अपनी ट्रिक थी पकानी रीका पुयो ससम, मतलब भारत का राष्ट्रपति का पद, कार्यपालिका, उसके निर्वाचन मंडल में कौन कौन सम्मिलित होता है, ठीक है, फिर उसके क्या क्या योग्यताएं होती है, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या शर्तें होती है, उसे पुनः नियुक्त किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, उसको क्या क्या सुविधाएं मिलेगी राष्ट्रपति को, और उसके बाद में अगर वो कोई गलत कार्य करता है या संविधान का उल्लंघन कर रहा है तो राष्ट्रपति को कैसे हटा दिया जाएगा, इसके बारे में अपने चर्चा कर चुके हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में अपने ने देखा था कि राष्ट्रपति की वीटो पावर के बारे में देखा था। राष्ट्रपति को 3 प्रकार की वीटो शक्तियां प्राप्त होती है, जिसमें अत्यंतिक वीटो होती है, एक निलंबनकारी वीटो होती है और एक होती है पॉकेट वीटो, जिसमें आपको 3 वीटो बताई गई थी। इसमें एक अत्यंतकारी वीटो बताई गई थी, एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो के बारे में आपको एक बात बताना मैं भूल गया था, जिसमें एब्सोल्यूट जो वीटो है भारत के राष्ट्रपति के संबंध में वो कार्य नहीं करती है, वो केवल अमेरिका के राष्ट्रपति के संबंध में कार्य करती है। अर्थात भारत के राष्ट्रपति के पास में वह शक्तियां नहीं है जो अमेरिका के राष्ट्रपति के पास में है। किसी भी अगर कोई विधेयक, अगर कोई बिल उनके पास जाता है तो वो उसे साइन करने से इनकार नहीं कर सकता। हालांकि भारत का राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है या फिर अपने पॉकेट में रख सकता है। 2 तरह की वीटो शक्तियां भारत के राष्ट्रपति के पास में होती है। इसके अलावा हमने देखा था कि भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्तियां क्या क्या होती है। तो क्षमादान करने की जो शक्तियां होती है वो मैंने आपको बताई थी कि राष्ट्रपति किसी को क्षमा कर सकता है, ठीक है, या प्रविलंबन कर सकता है, मतलब किसी सजा को लेट कर सकता है, या किसी सजा पर अस्थायी तौर पर रोक लगा सकता है, फिर उसे लघुकरण कर सकता है, ठीक है। लघुकरण में क्या करता है, लघुकरण कर देगा, और मतलब लघुकरण में क्या होगा कि उसकी प्रकृति को चेंज किए बिना उसकी प्रकृति को चेंज कर दिया जाएगा और उसकी जो अवधि है उसको चेंज नहीं किया जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने भारत के राष्ट्रपति के संबंध क्षमादान की शक्तियों में 5 तरह की समाधान की शक्तियां देखी थी। आज हम बात करने वाले हैं भारत के राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में। अब राष्ट्रपति के पास में भारत के विधान बनाने के संबंध में भी कुछ शक्तियां प्राप्त होती है। सबसे पहली बात, कुल मिला के विधान क्या होता है, तो मेकिंग अ लॉ, यानी कि किसी भी प्रकार का कानून बनाना, किसी भी प्रकार का, जिसे अभी आपने देखा था कि थोड़े समय पहले किसानों के लिए कुछ कानून बनाया गया था, लेकिन जिस तरह से उस कानून को बनाया गया और कानून को बनाने के बाद में क्या किया गया, एक अध्यादेश लाया गया था, उस अध्यादेश के बाद में उसको कानून को लाया गया, संसद के दोनों सदनों में लाया गया और उसको पास करवाया। 1 साल तक किसानों का एक लंबा विरोध चला, एक लंबा आंदोलन चला, ठीक है, राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में, और वो लंबा आंदोलन जो चला और वो शांतिपूर्वक चला, इसलिए भारत सरकार ने उसको क्या ले लिया, उस जो आपके किसान विधेयक था, किसान जो बिल था, जो एक्ट बन गया था, उसको वापस ले लिया, ठीक है। एक इस प्रकार का एक्ट था। तो उस अध्यादेश उस बिल के संबंध में भी भारत सरकार पहले अध्यादेश लेकर आई थी। उसी के तहत विधायी शक्तियों के अंतर्गत दी जाती है भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्तियां। अध्यादेश जारी करने की शक्तियां में सबसे पहले देखेंगे कि भारत का कौन सा आर्टिकल है जो भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्तियां प्रदान करता है। तो भारत का जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 123 जो है वो भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्तियां प्रदान करता है। अब ये अध्यादेश क्या होता है, तो अध्यादेश कुल मिला के ये होता है कि एक अस्थायी कानून है। अब ये इसको अस्थायी कानून क्यों कहा गया है, सबसे बड़ी बात तो ये है। और अध्यादेश जारी क्यों ही किया जाता है, क्या अध्यादेश जारी करने की शक्तियां और कहां पे भी होती है, तो कुल मिला के अभी वर्तमान में ऐसी परिस्थिति आ गई है। मतलब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जब संविधान सभा चल रही थी, उस संविधान सभा में ये कहा था कि भारत के राष्ट्रपति के पास में जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो किसी विपरीत परिस्थितियों से निकलने के लिए ये अध्यादेश जारी करने की शक्तियां दी गई है। सामान्य परिस्थितियों में अध्यादेश सामान्यतः जारी नहीं किया जाता है। अब सबसे पहले अध्यादेश जारी करने का कारण क्या होता है, तो कोई भी किसी भी कानून को बनाना होता है, किसी भी लॉ को इंप्लीमेंट करना होता है, तो उस कानून को बनाने के लिए क्या होता है कि मेकिंग अ लॉ, मतलब लॉ को कभी को बनाना होता है, तो उस कानून को बनाने के लिए किस किस की जरूरत होती है। अगर संघ सूची का विषय देखो, भारत सरकार ने क्या करा है, जो भारत के हमारे जो संविधान निर्माता थे
जितने भी सब्जेक्ट हैं अलग अलग प्रकार के, उनको अलग अलग 3 लिस्टों में बांट दिया है। संघ सूची मतलब संघ सूची की विषय है तो संघ सरकार ही कानून बना सकती है। राज्य सूची राज्य ही कानून बना सकता है। समवर्ती सूची इस पे राज्य सरकार भी बना सकती है और केंद्र सरकार भी बना सकती है। अर्थात जब कोई भी संघ सूची का विषय होगा या समवर्ती सूची का विषय होगा और राज्य केंद्र सरकार को उस पर कानून बनाना होगा। और कानून बनाने के लिए क्या आवश्यक है? संसद से अनुमति चाहिए। अब संसद में कौन आता है? तो लोकसभा आती है, राज्यसभा आती है और राष्ट्रपति आता है। राष्ट्रपति तो हमेशा अवेलेबल रहता है, लेकिन संसद के सत्र जो होते हैं वो कभी कभी ही चलते हैं। जैसे 3 सत्र चलते हैं, एक तो चलता है बजट सत्र, फिर चलता है मानसून सत्र और एक चलेगा अभी वर्तमान में, अभी कुछ आज से ही चलने वाला आई थिंक, तो वो चलेगा आपका शीतकालीन सत्र। 3 तरह के सत्र चलते हैं। अब इन 3 सत्रों में अगर किसी विधेयक को रखा गया है और वहां से पास करवा लिया और राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर गए हैं तो विधेयक एक्ट बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। लेकिन मान लो ये अभी ऐसी कोई स्थिति आ गई, परिस्थिति आ गई है कि अपने को क्या करना, अभी के अभी आज के आज कानून बनाना जरूरी है, आज के आज ही बनाना जरूरी है, या आज से 2, 3, 4, 5 दिन में कानून बनाना जरूरी है। तो इस स्थिति में ना तो लोकसभा बैठेगी, राज्यसभा बैठेगी, मान लो स्पेशल कंडीशन में बैठ भी गई है तो क्या ये संभावना है कि लोकसभा पास कर देगी, राज्यसभा पास कर देगी, राष्ट्रपति जी साइन कर देंगे? तो अभी त्वरित कानून बनाने की आवश्यकता पड़ गई, त्वरित कानून बनाने की आवश्यकता पड़ गई और एकदम कानून बनाना है तो उसके लिए भारत के संविधान में ये क्या किया गया है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को दे दी गई है। अब अध्यादेश जारी करने की शक्ति कंडीशंस पे दे दी गई है। कब जारी किया जा सकता है अध्यादेश? या तो संसद के दोनों सदनों, जो दोनों सदन है, लोकसभा या राज्यसभा, दोनों सदन चल नहीं रहे हैं, मतलब अभी उनका कार्य नहीं चल रहा हो, मतलब तीनों सत्रों के अलावा जो समय खाली रहता है उस समय में ऐसी स्थिति आ गई है तो क्या कहा जा सकता है, आप अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और कौन करेगा अध्यादेश जारी? राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। या फिर दोनों सदनों में से कोई एक सदन नहीं चल रहा, मान लो लोकसभा चल रही है लेकिन राज्यसभा नहीं चल रही है, राज्यसभा चल रही है लेकिन लोकसभा नहीं चल रही है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या कर सकता है भारत के राष्ट्रपति? क्या कर सकते हैं, किसी भी कानून, किसी भी अधिनियम को बनाने के लिए, किसी भी कानून को बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों इसमें कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति केवल भारत के राष्ट्रपति के पास में, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और किसी भी अमेरिका के राष्ट्रपति के पास में भी नहीं है, ना ही ब्रिटेन के राजा के पास में क्या होती है, ये अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। ठीक है, तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संबंध में अगर देखें तो भारत के राष्ट्रपति ऊपर हो जाते हैं किससे? अमेरिका के राष्ट्रपति से। ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है दोस्तों। ठीक है, उसके अलावा अध्यादेश एक अस्थायी कानून होता है, अस्थायी कानून होता है, मतलब ये अनंत काल तक के लिए नहीं रहेगा, या फिर जब तक संसद चाहे तब तक नहीं रहेगा। अगर कोई भी कानून बनाया जाता है संसद के द्वारा, तो संसद के द्वारा ही उसे संशोधित किया जाता है या उसे खत्म किया जाता है। लेकिन ये कानून संसद के द्वारा नहीं बनाया गया अध्यादेश, जो कि एक अस्थायी कानून है, कुछ समय के लिए, अभी वर्तमान परिस्थितियों से निकलने के लिए कानून बनाया गया है, तो ये अस्थायी समय के लिए ही रहेगा। मतलब इसका जो समय रहता है वो 6 महीने तक का रहता है दोस्तों। अब 6 माह के भीतर इस अध्यादेश को, जो कानून बनाया गया है, अस्थायी कानून बनाया गया है, उस अस्थायी कानून को क्या करना, लोकसभा और राज्यसभा से क्या करवाना होगा, पास करवाना होगा, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे तो वो कानून बन जाएगा। लेकिन मान लो 6 महीने का टाइम पीरियड निकल गया और अध्यादेश को लोकसभा और राज्यसभा से पास नहीं करवाया गया है, तो अध्यादेश अपने आप ही क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन इस अध्यादेश के संबंध में कभी कभी ये पूछ लेता है, ऑर्डिनेंस के संबंध में कभी कभी आपसे ये पूछ लेता है कि अध्यादेश का अधिकतम टाइम पीरियड क्या रहता है, मतलब कब तक वह जीवित रह सकता है। तो 6 महीने तो इसका टाइम पीरियड है ही सही, लेकिन अगर इन 6 महीने के बीच में संसद का सत्र आ गया, जैसे मान लो 1 जनवरी को क्या किया गया, अध्यादेश जारी किया, और 30 जून है, उस 30 जून के दिन संसद का सत्र बैठा। अब 30 जून के दिन संसद का सत्र बैठा है तो यहां से 30 जून से 6 सप्ताह का और समय मिलेगा। मतलब ये 6 माह तो हो गए हैं, अब 6 महीने बाद संसद का सत्र बैठा है, अब 6 सप्ताह और मिलेंगे। इन 6 सप्ताह के अंदर इसको संसद के दोनों सदनों से पास कराना होगा। दोनों सदनों से अगर पास करवा लिया जाता है तो यह अध्यादेश कानून बन जाएगा, स्थायी कानून बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर पास नहीं कराया जाता है तो यह अध्यादेश स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। हालांकि ये जो अध्यादेश रहता है ये पूर्व तिथि से भी लागू कराया जा सकता है। जैसे मान लो आज अध्यादेश जारी किया है और इसको किसी पूर्व तिथि से लागू करवाना है, मान लो आज जो तारीख है जैसे दिसंबर की है, दिसंबर में जो भी महीना चल रहा है, आज दिसंबर में जो भी दिन है, दिसंबर की तारीख से अपनों को क्या करवाना है, इसको दिसंबर से ना करवा के अक्टूबर से लागू करवाना है, तो ये अध्यादेश क्या कर सकता है, पूर्व की तिथि से भी लागू हो सकता है। ऐसा भी इसमें प्रावधान किया गया है। अध्यादेश उसी तरीके से काम करता है जिस प्रकार से किसी संसद के द्वारा बनाया गया कानून है, क्योंकि राष्ट्रपति जी के द्वारा इसको बनाया गया है। ठीक है, वो किसकी सलाह पर बनाएंगे, तो ये स्वयं नहीं बनाते, ये जो भी कार्य करेंगे राष्ट्रपति जी वो स्वयं कभी भी कार्य नहीं करते हैं, इसलिए बोलते हैं कि नाम मात्र की कार्यपालिका है भाई साहब। इसलिए इसमें ये भी बोला जाता है कि राष्ट्रपति बनना कोई नहीं चाहता है,
बनाया जाता है ना। तो इसमें क्या होता है कि प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल जो सलाह देता है उसके आधार पर क्या करते हैं, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, इस संबंध में आपको एक फैक्ट और याद रखना है, एक और फैक्ट आपको याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के संबंध में मतलब क्या नहीं कर सकते हैं आप, जब भी संविधान संशोधन विधेयक होगा, इस संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में कभी भी अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। ठीक है। चलिए, किसी भी एक अध्यादेश को जारी रखने के लिए उसका और एक और अध्यादेश जारी रख देना, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा आज तक नहीं किया गया है। हालांकि बिहार में ऐसा एक बार हुआ था कि किसी एक अध्यादेश को हमेशा बचाए रखने के लिए एक 6 महीना हुआ, फिर उस अध्यादेश को जिंदा रखने के लिए और उसके ऊपर ही अध्यादेश, फिर उसको बचाने के लिए फिर उसके ऊपर अध्यादेश जारी कर दिया। इस तरह से एक कानून को 14 साल तक चलाया था। हालांकि बाद में हाईकोर्ट ने उसके ऊपर टिप्पणी की थी। ठीक है। चलिए, अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संबंध में एक 38th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था, 38वां संविधान संशोधन आया था। इस संविधान संशोधन क्या होता है मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि भारत के संविधान की एक किताब है। इस किताब में क्या करा, कुछ लिखा हुआ है, कुछ नियम कायदे कानून लिखे हुए हैं कि भारत की कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका किस प्रकार से कार्य करेगी। अगर इसमें कुछ परिवर्तन करना है, इस किताब में कुछ परिवर्तन करना है, तो उसे ही संशोधन करना कहते हैं, संविधान संशोधन करना कहते हैं। तो 38 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 में जो आया था, इसमें यह कह दिया गया था कि अध्यादेश जारी करने के संबंध में ऑर्डिनेंस जब जारी किया जाएगा, उस संबंध में सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ये राष्ट्रपति के विवेकाधिकार की शक्ति है। लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया है और 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में आया और इसमें यह बोल दिया गया कि राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति पर सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, उस पर क्या कर सकता है, अपने विचार कर सकता है। क्या कर सकता है, न्यायालय में उसको चुनौती दी जा सकती है अध्यादेश जारी करने की शक्ति को। ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है दोस्तों, ये ध्यान रखना। ठीक है। इसमें न्याय पुनर्विचार नहीं कर सकता है ऐसा बोला गया, और इसमें बोला पुनर्विचार कर सकता है ऐसा बोला गया। ठीक है। ये सारी जो अपने शक्तियां पढ़ रहे हैं, इसमें एक बड़ी शक्ति थी अध्यादेश जारी करने की शक्ति, और ये अध्यादेश जारी करने की शक्ति विधायी शक्ति के अंतर्गत ही आ जाती है। तो सबसे पहला विधायी शक्ति को अपने ने पढ़ा, क्या पढ़ा, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जो कि भारत के संविधान के 123 आर्टिकल में आती है। इसी प्रकार से राज्यों के राज्यपाल को भी, भारत के जितने भी राज्य के राज्यपाल हैं, उन राज्यों के राज्यपाल को भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। जिस प्रकार से यहाँ पे आर्टिकल 123 बताया गया है दोस्तों, उसी प्रकार से भारत के जितने भी राज्यपाल हैं उनको आर्टिकल 213 के तहत क्या कर सकते हैं, वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अब इस अध्यादेश जारी करने के संबंध में उनकी शक्तियां कहां तक है, तो उनकी शक्तियां राज्य सूची के विषय पर है, राज्य सूची के विषय पर है, पहली बात। दूसरी बात, वो कर सकते हैं संवर्ती सूची के विषय पर कर सकते हैं। इन दो विषयों पर भी क्या कर सकते हैं, वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। उससे ज्यादा किसी विषय पर, मतलब केंद्रीय सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया। केवल इतना ही फर्क है, और क्या नहीं कर सकता है, संविधान संशोधन के संबंध में राज्यपाल अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। ये भी आप जानने लोगे। ठीक है। आगे क्या करते हैं, आगे बात करते हैं कि जो राष्ट्रपति होता है, वो राष्ट्रपति जो होता है, संसद की दोनों, जो संसद का सत्र है, वो संसद के सत्र को आहूत करता है। आहूत करना यानी कि बुलाना, संसद के सत्रों को बुलाता है। जैसे अभी शीतकालीन सत्र स्टार्ट होने वाला है, तो शीतकालीन सत्र स्टार्ट होने की घोषणा किसने की, राष्ट्रपति जी ने बोला कि आज इस फलानी तारीख से संसद का शीतकालीन सत्र क्या होता है, चालू किया जाता है। तो शीतकालीन सत्र चालू होगा। शीतकालीन सत्र में अलग अलग सरकार विधेयक लेके आएगी, उनको एक्ट बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए। कुछ पुराने कानून होंगे, उनको खत्म करने के लिए लेकर आएगी। ठीक है। देखो, जब कोई कानून बनाना होता है तो भी बिल लेकर आना पड़ता है, जब किसी कानून को खत्म करना होता है तो भी बिल लेकर आना पड़ता है। जैसे किसान विधेयक जो आया था, किसान कृषि जो विधेयक आया था, उस विधेयक के संबंध में क्या किया गया था, पहले अध्यादेश लाया गया था, फिर दोनों सदनों से उसको पास कराया गया था, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए, 1 साल तक किसानों आंदोलन किया, फिर आंदोलन करने के बाद में क्या किया, मोदी जी के द्वारा उसको दोनों सदनों में रखा गया और उसको वापस ले लिया गया। ठीक है। तो संसद की बैठकों को आहूत करता है राष्ट्रपति। आहूत करना यानी सत्रावसान करना, सत्र आह्वान करना, मतलब संसद के सत्रों को बुलाता है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा को बोला, चलो बैठिए, आप चर्चा कीजिए अलग अलग कानूनों पे। ठीक है। चलिए, उसके बाद में क्या करता है, सत्र आह्वान के बाद में सत्र अवसान करता है। सत्र अवसान यानी क्या, सत्र अवसान यानी सत्र को समाप्त करना, सत्र को बुला लिया, थोड़े दिन हो गए, 1-1.5 महीना 24 घंटा करनी थी, कर ली, अब संसद के सत्र को समाप्त कर दिया, जाओ अपने अपने घर, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाओ। ठीक है। वहां की समस्याओं को समझो। ठीक है। उसके अलावा एक होता है सत्र का स्थगन करना, जैसे लोकसभा का स्थगन इतनी समय के लिए किया जाता है, वो स्थगन राष्ट्रपति ना करके जो भी लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा के संबंध में लोकसभा का जो चेयरमैन होगा, वो
स्पीकर होगा वो, और राज्यसभा के संबंध में उस समय जो राज्यसभा का चेयरमैनशिप कर रहा होगा स्पीकर होगा, उसके संबंध में वो करता है। मतलब राज्यसभा का सभापति स्थगन करता है कुछ समय के लिए, वो शोर शराबा हो रहा है तो संसद का सत्र या लोकसभा का सत्र 10 मिनट के लिए क्या किया जाता है, स्थगन किया जाता है, कार्य को 10 मिनट के लिए स्थगन किया जाता है। ये लोकसभा अध्यक्ष करता है और राज्यसभा का सभापति करता है, जो भी चेयर को लीड करेगा वो करेगा, ठीक है। चलिए, फिर लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास में होता है। लोकसभा को भंग करने का मतलब ये हो जाता है कि फिर से आम चुनाव की बारी आ गई है, तो प्रत्येक 5 साल के बाद में प्रधानमंत्री और उसकी सलाह पर क्या करता है, लोकसभा को बंद कर देता है। कौन? भारत का राष्ट्रपति कर देता है, और क्या बोलता है, अब आम चुनाव की घोषणा की जाती है, अब आम चुनाव होंगे, इलेक्शन कमीशन चुनाव करवाएगा। तो ये जो जितने भी कार्य कर रहा है प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की सलाह पर, जो मंत्रिपरिषद है उसकी सलाह पर, ये सारे कार्य कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति के पास में प्रत्येक वर्ष क्या करता है, जो संसद का पहला सत्र होता है, जैसे संसद का पहला सत्र कौन सा होगा, प्रत्येक वर्ष जो बजट सत्र होता है, उस बजट सत्र को, संसद के सत्र को संबोधित करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति जी के द्वारा, ये उनके अधिकार में आता है। तो वो हर साल वो क्या करते हैं, प्रत्येक वर्ष संसद का जो पहला सत्र होता है, पहला सत्र कौन सा होता है अपना, बजट सत्र, उस बजट सत्र को क्या कर देंगे, संबोधित करेंगे, संयुक्त रूप से संबोधित करते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद में धन्यवाद प्रस्ताव लाता है, वो सरकार के बारे में अच्छी बात बोलते हैं कि मेरी सरकार ऐसा कर रही है, मेरी सरकार वैसा कर रही है, मेरी सरकार ने ये इतना कम कर दिया है, इतनी महंगाई कम कर दी है, या इतने घर बना के दे दिए हैं, इतने लोगों को घर तक पानी पहुंचा दिया है, मेरी सरकार ऐसा कार्य कर रही है, ऐसा बोलते हैं। अच्छा ही बोलेंगे राष्ट्रपति जी। चलिए, उसके बाद में क्या होता है कि जितनी भी नई लोकसभा इन द सेंस क्या होगा कि अभी 2024 में चुनाव होंगे, 2024 में चुनाव होने के बाद में जब भी लोकसभा का पहला सत्र बैठेगा, उस पहले सत्र से पहले राष्ट्रपति क्या करेंगे, संबोधित करेंगे संसद के सत्र को। तो प्रत्येक आम चुनाव के बाद में जो पहला सत्र होता है, उस पहले सत्र को क्या करते हैं, राष्ट्रपति जी संबोधित करते हैं, ठीक है। उसके अलावा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में अब लोकसभा की सीट को कौन चेयर करेगा, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, इसका फैसला राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। राज्यसभा का सभापति और उपसभापति नहीं है, तो उस संबंध में क्या करेगा, अब राष्ट्रपति जी ये निर्णय लेंगे कि इस राज्यसभा की जो चेयरमैनशिप है या सभापतित्व है वो कौन करेगा, इसका फैसला भी राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अलावा राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है, राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनयन किया जाता है, 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, ठीक है, जो कि 6 साल के लिए होते हैं, 6 साल के लिए राज्यसभा का, क्योंकि कार्यकाल कितना होता है, 6 साल होता है। तो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति जी के द्वारा क्या किया जाता है, मनोनयन किया जाता है राज्यसभा में। इसीलिए इन लोगों को राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेने देते हैं। जैसे अभी अपने ने पढ़ा था कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित होता है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं कौन, लोकसभा के सारे निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के सारे निर्वाचित सदस्य। इनको तो मनोनीत किया गया है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति जी के द्वारा, तो ये हिस्सा नहीं लेते हैं। तो इन 12 सदस्यों की नियुक्ति मनोनयन कौन करता है, राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। 2 सदस्य जो आंग्ल भारतीय समुदाय से आते हैं, उनका मनोनयन भी भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के अंतर्गत किया जाता है। हालांकि ये जो प्रावधान है अब समाप्त हो जाएगा, क्योंकि 104वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा क्या किया गया है, आंग्ल भारतीय समुदाय जो था, इसका प्रतिनिधित्व का जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन किया जाता था, और अलग अलग राज्यों में राज्यपाल के द्वारा एक व्यक्ति को मनोनयन किया जाता है, इसके इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। फिर इलेक्शन कमीशन यानी ईसी यानी इलेक्शन कमीशन यानी निर्वाचन आयोग, जिसने अभी गुजरात के और हिमाचल प्रदेश और गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव करवाए, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मतलब भारतीय निर्वाचन आयोग के परामर्श पर अगर कोई भी संसद का सदस्य, जो लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य हो, उसकी अयोग्यता के संबंध में कोई सवाल उठता है, तो उसकी जांच करवाता है इलेक्शन कमीशन से, और राष्ट्रपति के द्वारा निर्णय लिया जाता है कि वह संसद का सदस्य बनने लायक है या नहीं है, या उसको हटाया जाए या नहीं हटाया जाए। सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, योर यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग, फाइनेंस कमीशन यानी कि क्या हो जाए, वित्त आयोग की जितनी भी रिपोर्ट्स होती है, उन रिपोर्ट्स को प्रत्येक वर्ष क्या करवाता है, राष्ट्रपति संसद में क्या करता है, रखवाता है। उसके अलावा क्या बात बोले, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ये अध्यादेश जारी करने की शक्ति पूरी देखी अपने ने। वीटो शक्ति, पिछले वाले वीटो में वीटो शक्ति के बारे में बताया था, और कुछ ऐसे विधेयक होते हैं दोस्तों जिस पर राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है। जैसे मैंने आपको जब भाग 1 बता रहा था, उसमें मैंने बताया था आपको मेकिंग ऑफ स्टेट, मतलब राज्यों का पुनः रिकंस्ट्रक्शन ऑफ।
तो क्या बताया था कि राज्यों का पुनर्निर्माण करेंगे, तो राज्यों से पुनर्निर्माण करने से पहले क्या हो गया, राष्ट्रपति से पूर्वानुमति ली जाएगी। राष्ट्रपति से पूर्वानुमति लेके क्या करेंगे, फिर संबंधित राज्यों का क्या करेंगे, सबसे राष्ट्रपति से पूर्वानुमति ली जाएगी। राष्ट्रपति से पूर्वानुमति लेने के बाद में क्या करेंगे, संबंधित राज्यों से उनका मत जानने के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, संबंधित राज्य जो भी मत देंगे उसको राष्ट्रपति मानने के लिए बात नहीं है, लोकसभा एवं राज्यसभा में रखवाया जाएगा, साधारण बहुमत से पास करेगा, राष्ट्रपति क्या करेगा, साइन कर देगा, नए राज्यों का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति बाद में साइन करने से इनकार नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पूर्वानुमति के साथ में ही क्या कर रहे हैं, इस बिल को रखा गया है। तो कुछ ऐसे विषय होते हैं जिस पर पूर्वानुमति आवश्यक होती है राष्ट्रपति की। ठीक है, कुछ ऐसे विधेयक होते हैं, जैसे अगर धन विधेयक के संबंध में कोई बात कर रहे हैं, जो अगला पॉइंट आ रहा है उसको वहीं समझते हैं। चलो, फिर इतनी जो शक्ति है ये राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां है। अब आ जाती है राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत क्या क्या आता है, ये है फाइनेंशियल पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, ये है विधायी शक्तियां, मतलब कानून बनाने की शक्तियां। और वित्त के संबंध में राष्ट्रपति के पास में क्या क्या शक्तियां होती है, तो धन विधेयक होता है, जो मनी बिल होता है, वो प्रेसिडेंट की पूर्वानुमति से ही लाया जा सकता है। क्या होता है, बोला गया है प्रेसिडेंट, पीआर का मतलब यहां पे लिखता हूं मैं प्रेसिडेंट। तो जब कोई भी धन विधेयक लाया जाएगा, मतलब मनी बिल लेके आया जाएगा, तो मनी बिल जो लेके आया जा रहा है राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के साथ में ही लेकर आया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको अपने आम भाषा में बजट बोलते हैं, हर साल क्या करता है राष्ट्रपति, वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है भारतीय संविधान में, उसकी जगह शब्द यूज किया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, इस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति क्या करवाता है, संसद में रखवाता है। ठीक है, सामान्यतः लोकसभा में रखा जाता है, तो समक्ष रखवाता है। उसके अलावा क्या करवा है, आकस्मिक निधि। दो तरह की नीति होती है, एक होती है कॉन्टेंजेंसी फंड, एक होता है आपका कंसोलिडेटेड फंड। एक होती है आपकी आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि से क्या होता है, आकस्मिक निधि में अगर मान लो कुछ ऐसी इमरजेंसी आ गई है कि संसद के दोनों सदनों से कहाँ उसके लिए बजट पास करवाएंगे और कहाँ उसके लिए पैसा खर्च करवाएंगे, एक एक रुपया जो आप पैसा खर्च कर रहे हैं सरकार, वो संसद की अनुमति के साथ में ही खर्च होता है। अब मान लो कहाँ पे बाढ़ आ गई है, ठीक है, कहाँ आतंकवादी हमला हो गया है, तो सरकार को पैसा तो खर्च करना ही है वहां पे। अब पर कोई ट्रेन दुर्घटना हो गई, कोई बड़ा हादसा हो गया है, ठीक है, कोई समुद्र में तूफान आ गया है, तो अब इस संबंध में क्या करेगी, उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए सरकार ने एक फंड बना रखा है जिसे आकस्मिक फंड बोलते हैं, कॉन्टेंजेंसी फंड, आर्टिकल 267 के अंतर्गत बोलता है। ठीक है, तो इस कॉन्टेंजेंसी फंड में से अगर कभी पैसा निकालना है तो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही निकाला जा सकता है। यह बात भी राष्ट्रपति की कई भी वित्तीय शक्तियों में सम्मिलित होती है। केंद्र एवं राज्य के जो संबंध होते हैं, केंद्र एवं राज्य के संबंध में एक वित्तीय संबंध है, और वित्तीय संबंध में क्या होता है, जितना भी टैक्स कलेक्शन किया जाता है उस टैक्स कलेक्शन का जो केंद्र का हिस्सा होता है वो राज्य में भी बढ़ता है और केंद्र में भी बढ़ता है। ठीक है, और राज्यों और केंद्रों में जो हिस्सा बढ़ रहा है, अब राज्य के बीच में और केंद्र के बीच में जो हिस्सा बटेगा वो कैसे बांटेंगे, तो इसका निर्धारण करने के लिए एक फाइनेंस कमीशन यानी एफसी, फाइनेंस कमीशन का मतलब होता है वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो प्रत्येक 5 साल के बाद में क्या होता है, एक वित्त आयोग का गठन करता है। आपके लिए एक क्वेश्चन है, यहां से एक क्वेश्चन है कि अभी वर्तमान में जो वित्त आयोग है वो कौन से नंबर के हैं, पहली बात, और उनका नाम क्या है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आप। ठीक है, अगर करते हो तो कमेंट करके बताइएगा कि फाइनेंस कमीशन का, वित्त आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है और वो कौन से नंबर का, और पहला कौन था ये भी बताना है। ठीक है, इस प्रकार ये आ जाती है आपकी वित्तीय शक्तियां। अब आती है आपकी कूटनीतिक शक्तियां। क्या आती है, कूटनीतिक शक्तियां जो होती है राष्ट्रपति के पास में होती है। जितने भी भारत के कार्य किए जाएंगे, अंतरराष्ट्रीय संधि एवं समझौते किए जाएंगे, जैसे मान लो कि क्या करना है, फ्रांस से अपने अभी वो हवाई जहाज लेकर आए, ठीक है, वो लेकर आए, MK-70 हेलीकॉप्टर लेकर आ रहे हैं अपने रशिया से, ठीक है, या फिर अपने ड्रोन लेकर आ रहे हैं अपने कहां से, इजराइल से ड्रोन लेकर आ रहे हैं। अब ये सारी चीजें ला रहे हैं, इनके संबंध में कुछ ना कुछ तो संधियां की होगी, कुछ ना कुछ तो एग्रीमेंट किया होगा, कुछ संधि समझौते किए होंगे, यूएनओ में जाकर अपने कुछ बातें बोल रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर कौन प्रतिनिधित्व कर रहा है, या फिर यूएनए के अंदर जो भी बात रखी जा रही है तो भारत की तरफ से किसके लिए रखी जा रही है। अब इन सारे संबंध में एक बात होती है दोस्तों, इन सारे संबंध में क्या होता है कि अंतरराष्ट्रीय जितने भी मंच होते हैं या अंतरराष्ट्रीय जितने भी संधि समझौतियां होती हैं, वो संधि समझौतियां वो राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, ना कि प्रधानमंत्री के नाम पे। क्यों? क्योंकि भारत का कार्यपालिका का प्रमुख कौन है, वास्तविक प्रमुख तो कौन है, आपका प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल, लेकिन लिखा हुआ किसका है, राष्ट्रपति।
लिखा हुआ कौन है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के नाम पर ही क्या होते हैं, जितने भी संधि समझौते होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करता है, भारत का राष्ट्रपति प्रतिनिधित्व करता है, और जितने भी राजदूत होते हैं, जितने भी एम्बेसडर्स होते हैं, जितने भी उच्चायुक्त होते हैं, ठीक है, हाई कमिश्नर्स होते हैं, उन सारे की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। और अलग अलग जगह भेजेगा। आप कहीं पे भी घूमने गए फॉरेन में कहीं पे भी गए घूमने, मान लो आप यूरोप में कहाँ पे गए, अमेरिका में कहाँ पे गए, अफ्रीका में कहाँ पे गए, कहीं पे भी गए, और वहां पर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है, आपका पासपोर्ट गुम हो जाता है या और बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, आपको पुलिस पकड़ लेती है या किसी भी प्रकार की कोई विपत्ति आती है आपके ऊपर, ठीक है। आपने वो अक्षय कुमार वाली वो पिक्चर देखी होगी, ठीक है, उसमें भी क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो रहते हैं वो किसी कुवैत में फंस जाते हैं, कुवैत से फिर उनको वापस लाना पड़ता है। तो किस प्रकार से भारतीय सेना का एक ऑपरेशन होता है या फिर अक्षय कुमार कैसे निकालता है वहां पे एम्बेसी से, कैसा अपना एम्बेसी जो इंडियन एम्बेसी रहती है उस इंडियन एम्बेसी से कैसे अपना कांटेक्ट करता है और उन सारे लोगों को निकाल के लेके आता है। तो इंडियन एम्बेसी भारत में एक मतलब हर देश की एम्बेसी किसी भी देश में क्या करती है, उसकी रक्षा करने का काम करती है, यूं समझ लो उनकी सुविधाओं के लिए बनाई जाती है, ठीक है। तो इन राजदूतों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इन राजदूतों की और उच्चायुक्त की नियुक्ति की जाती है। कुछ जगह इनको राजदूत बोला जाता है, कुछ जगह इनको उच्चायुक्त बोला जाता है, ठीक है। तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। दूसरे देश से यहां पर भी तो आते होंगे, अपने देश के वहां जाते हैं तो क्या हो गया, दिल्ली का जो चाणक्यपुरी वाला जो पूरा इलाका है ना, वो पूरा इनके ऑफिस ही है वहां पे, अलग अलग यूएस एम्बेसी, फ्रांस एम्बेसी, ठीक है, चाइना की एम्बेसी, पाकिस्तान की, सब जगह की एम्बेसी होती है, ठीक है। तो उसके अलावा वहां से कुछ लोग आते होंगे, राजदूत आते होंगे, उच्चायुक्त आते होंगे, तो उनका स्वागत भी कौन करता है, आपका भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी कूटनीतिक शक्तियां, ये हो गई आपकी वित्तीय शक्तियां, और ये हो गई आपकी क्या हो गई आपकी विधायी शक्तियां, ठीक है। वित्तीय शक्तियों के बाद में अपने बात करते हैं जो न्यायिक शक्तियां है राष्ट्रपति के पास में, जो न्यायिक शक्तियां उपलब्ध होती है उसके बारे में अपने देखने की कोशिश करते हैं। तो जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो राष्ट्रपति क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति करता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के संबंध में कोलिजियम सिस्टम चलता है। उस कोलिजियम सिस्टम के द्वारा क्या किया जाता है कि एक लिस्ट दी जाती है राष्ट्रपति को, ठीक है। राष्ट्रपति उनमें से किसी व्यक्ति की नियुक्ति करता है। हालांकि वे सारी नियुक्ति करने के संबंध में भी क्या करता है, प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल की सलाह लेता है, उसके बाद में ही नियुक्ति करता है। तो भारत के सुप्रीम कोर्ट के सारे जजों की और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। उसके अलावा आर्टिकल 143 ये बोलता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वह क्या जो भारत के राष्ट्रपति हैं, भारत के राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जज से किसी भी विधि के संबंध में क्या कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। हालांकि यह सलाह मानने के लिए भारत के राष्ट्रपति बाध्य नहीं है और न ही सुप्रीम कोर्ट के जज भारत के राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्य है। हालांकि ये 143 आर्टिकल है जिसके तहत क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट के जज से किसी भी प्रकार की विधिक सहायता मांग सकता है भारत का राष्ट्रपति, ठीक है। दोनों सलाह देने के लिए बाध्य भी नहीं है सुप्रीम कोर्ट के जज, और न ही भारत का राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य है, ठीक है। और सैन्य सजाओं को माफ कर सकता है। देखा था हमने क्षमादान की शक्तियों में, क्या देखा था कि भारत का राष्ट्रपति जो होता है वो सैन्य संबंधी सजाओं को भी क्या कर सकता है, माफ कर सकता है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट या किसी भी कोर्ट के द्वारा किसी भी प्रकार की किसी को भी दंड दिया गया तो उस दंड को क्या कर सकता है, क्षमा कर सकता है। यह क्षमादान की शक्तियों के अंतर्गत हमने देखा था, ठीक है। आगे चलते हैं और देखते हैं कार्यकारी शक्तियां। भारत के राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां क्या है। अब कार्यकारी शक्तियों में सबसे इंपॉर्टेंट शक्तियां है कि भारत का जितना भी कार्य किया जा रहा है, भारत सरकार के द्वारा जितना भी कार्य किया जा रहा है वो भारत के राष्ट्रपति के नाम पर किया जाएगा। भारत सरकार के जितने भी काम किए जाने, अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय तो समझ लिया अपने ने कूटनीतिक शक्तियों के अंतर्गत, लेकिन भारत के अंदर भी जितने भी कार्य किए जा रहे हैं, हालांकि उसमें प्रधानमंत्री का चेहरा पहले दिखाया जाता है, लेकिन जितने भी फाइलों पर काम हो रहे हैं वे सारे काम किसके नाम पर हो रहे हैं, भारत सरकार के सभी कार्य भारत के राष्ट्रपति के नाम पर होंगे, ठीक है। उसके अलावा प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी कौन करता है। प्रधानमंत्री के संबंध में आपसे हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला आएगा कि भारत का प्रधानमंत्री इलेक्टेड होकर आता है,
मतलब क्या होता है, निर्वाचित होकर आता है। दूसरा आता है कि भारत का राष्ट्रपति भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वो क्या होता है, सिलेक्टेड होता है, सिलेक्ट होकर आता है। फिर तीसरा आता है कि भारत का राष्ट्रपति नॉमिनेट होकर आता है। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें यह आता है कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो नॉमिनेट होता है, ना कि इलेक्टेड होता है। ये बात ध्यान रखना। जो इलेक्ट करते हैं अपने, जो निर्वाचित करते हैं, जो निर्वाचन होता है वो केवल सांसदों का होता है। ये सांसद मिलकर एक नेता को चुनते हैं और ये नेता ही क्या होता है, इन सारे नेताओं का जो प्रमुख होता है वो ही क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो भारत के प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति करता, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर अंतर जितना भी मंत्रिमंडल है उस मंत्रिमंडल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उसके अलावा भारत का राष्ट्रपति बहुत सारे अलग अलग पदों के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति करता है। जैसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के की नियुक्ति करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है। हालांकि ये सारी जो नियुक्ति कर रहा है राष्ट्रपति, ये सारा प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल जो सलाह देगा उसकी सलाह के आधार पर ही कर रहा है। फिर फाइनेंस कमीशन जो क्या होता है, वित्त आयोग होता है, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। यूपीएससी के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, यानी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत का महान्यायवादी, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उसके अलावा अलग अलग क्या होते हैं, आयोग बनाए जाते हैं। जैसे अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है। उसके अलावा क्या बनाया जाता है, राष्ट्रीय महिला आयोग। इसी प्रकार से बहुत सारे आयोग बनाए गए हैं, जैसे ह्यूमन राइट कमीशन यानी मानवाधिकार आयोग। इस प्रकार से भारत में बहुत सारे अलग अलग आयोग हैं जो कि संवैधानिक आयोग है। इन सारे आयोगों की नियुक्ति, आयोगों के अध्यक्षों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, ठीक है। विभिन्न राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति, जितने भी राज्य में राज्यपाल होते हैं उन राज्यों की राज्यपालों की नियुक्ति, उनके तबादले और उनको हटा देना, इनको कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। संघ शासित क्षेत्र में क्या होते हैं, राज्यपाल नहीं होते, वहां पे या तो उपराज्यपाल होंगे या फिर वहां पे प्रशासक होंगे। अब राज्यपाल और प्रशासक और उपराज्यपाल में क्या अंतर होता है, जब अपने राज्यपाल वाला टॉपिक पढ़ेंगे वहां पर इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो जितने भी संघ शासित क्षेत्र के उपराज्यपाल या उपराज्यपाल या प्रशासक होते हैं, उन प्रशासकों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में सहयोग के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार सहयोग से मिलकर कार्य करें, इस कार्य के लिए अंतरराज्यीय परिषद की क्या करता है, गठन कराया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। प्रेसिडेंट देखो कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो क्या कर लिया है, किसी नेता ने क्या कर लिया है, किसी मंत्री ने किसी कार्य को करने का विनिश्चय ले लिया है, ठीक है। इस विनिश्चय को उसने मंत्रिमंडल के सम्मुख नहीं रखा है, मंत्रिपरिषद के सम्मुख उसने नहीं रखा है, तो क्या किया गया है, राष्ट्रपति को अगर ये सूचना मिलती है तो प्रधानमंत्री को बोलेगा और प्रधानमंत्री क्या करेगा, उस मंत्री को बोलेगा और उस पूरे विनिश्चय, उस पूरी जो रिपोर्ट है उसको किसके समक्ष रखवाने की कोशिश करेगा, मंत्रिमंडल के समक्ष रखने की कोशिश करेगा, जैसा कि उस पर जो भी वाद विवाद होने हैं वो वहां पर हो जाए, जो भी समस्याएं आने वाली जिसको जो भी उसके समाधान हो सकते हैं वहां पर हो जाए। इसकी बात भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच में जितना भी संवाद होता है, जितना भी आदान प्रदान होता है उन फाइलों का, उस संबंध में राष्ट्रपति क्या कर सकता है, कुछ कानून बना सकता है, कुछ नियम बना सकता है, ठीक है। उस कार्यों को सरल करने के लिए क्या कर सकता है, नियम बना सकता है, ठीक है। इस प्रकार क्या हो जाती है, ये भारत के राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में आ जाती है भारत के राष्ट्रपति के पास में आपातकालीन शक्तियां होती हैं। आपातकालीन शक्तियों के संबंध में भारत में 3 तरह के आपातकाल लगाए जा सकते हैं। आपातकाल एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर भी लग सकता है और किसी एक विशेष क्षेत्र में भी लग सकता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है आर्टिकल 352 का प्रयोग करके, ठीक है, जो कि कौन लगाता है, राष्ट्रपति लगाता है। फिर अगेन किसकी सलाह पर, भारत के प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर लगाता है, ठीक है। उसके अलावा राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। तो राष्ट्रपति शासन यानी कि क्या, अगर किसी राज्य में कोई राजतंत्र फेल हो जाता है, मतलब किसी सरकार के पास में बहुमत नहीं होता है, तो वहां पे क्या हो जाता है, त्रिशंकु हो जाती है कोई भी विधानसभा। और इस विधानसभा त्रिशंकु होने के संबंध में क्या करता है, राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम से क्या करता है, शासन चलाता है। इससे तो इसका अच्छा नाम होना चाहिए राष्ट्रपति शासन, राज्यपाल शासन नहीं, शासन राज्यपाल करता है, लेकिन किसके थ्रू करता है, राष्ट्रपति कर रहा है, राज्यपाल के थ्रू कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है, राष्ट्रपति शासन। फिर आ जाता है वित्तीय आपातकाल। हालांकि आज तक वित्तीय आपातकाल कभी नहीं लगा है, लेकिन वित्तीय आपातकाल के बारे में भी क्या किया गया है, हमारे भारत के संविधान में चर्चा की गई है। इस प्रकार से ये भारत के राष्ट्रपति के पास में आपातकालीन शक्तियां हो जाती है। हालांकि
आपातकाल के संबंध में अपने 1 से 2 क्लास लगेगी, उसके बाद में उसको अपने पूरा देखेंगे। लेकिन अभी यहां पर इसलिए बता दिया है क्योंकि ये शक्तियां किसके पास में है, भारत के राष्ट्रपति के पास में है, इसको लगाने और इसको हटाने की। वो किसके माध्यम से करेगा, प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के माध्यम से करेगा। लेकिन ये करता कौन है, भारत का राष्ट्रपति करता है। इसलिए आपातकालीन शक्तियों के अंतर्गत हमने मतलब भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के अंतर्गत इसको भी देख लिया। ठीक है, आई होप ये जो भी पूरा सेशन चला है, भारत की जितने भी भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां बताई है, चाहे वो कार्यकारी शक्तियां हो, चाहे वो कूटनीतिक शक्तियां हो, चाहे वो वित्तीय शक्तियां हो, चाहे वो विधायी शक्तियां हो, चाहे वो न्यायिक शक्तियां हो, चाहे वो सैन्य शक्तियां हो, चाहे आपातकालीन की शक्तियां हो, इस प्रकार से हमने 7 प्रकार की अलग अलग से हमने भारत के राष्ट्रपति के संबंध में शक्तियां को देखा। इन सारी शक्तियों के संबंध में अलग अलग एग्जामों में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इन सारी शक्तियों को भी आप अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, आज का जो सेशन है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आप इसको चाहें तो 2-3 बार देखें तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो इन जो जितने भी जो वीडियो बनाए जा रहे हैं हमारे द्वारा, उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमको और ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।